अस्सलाम वालेकुम रिजा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हमारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you so much for joining us today on Merafuture's platform. It's an honor to have you here. Thank you very much to you guys to giving me the platform. So, Rija, you're somebody who is a brand strategist, you're a marketer, and then especially you're a pharmaceutical marketer. So, can you define what this pharmaceutical marketing? So what we mean by pharmaceutical marketing to be exact is कि हमारे पास इस वक्त बहुत सारी दवाएं मौजूद हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सिर्फ दवाओं से रिलेटेड नहीं है। अब वो इतनी एडवांस कर चुकी है कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। इट्स नॉट जस्ट दवाएं बल्कि इट्स समथिंग कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में और क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज़ होने वाली हर एक चीज़, चाहे वो ग्लव्स हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सर्जिकल इक्विपमेंट हो, चाहे वो किसी भी किस्म की दवा हो जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में जा रही है, टैबलेट्स की फॉर्म में जा रही है, जेल्स की फॉर्म में जा रही है, वो सारी Hmm. चीज़ें पूरी फार्मास्यूटिकल के अंदर आ जाती हैं। और जब वो उसके अंदर आ जाती हैं तो बेसिकली डॉक्टर्स को ये तो पता होता है कि उनको क्या चीज़ यूज़ करनी है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कौन से टाइप की चीज़ यूज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पेन किलर है, किसी की तबीयत ख़राब है और उसको एक पेन किलर चाहिए, तो डॉक्टर को ये पता है कि हाँ मुझे इसको ये मेडिसिन देनी है। बट व्हाट हैपेंस फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग साइड इज़ दैट हम एक क्लिनिकल पर्सपेक्टिव के साथ, एक प्रॉपर रिसर्च के साथ उन डॉक्टर्स को हेल्प आउट कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ अपने लिए सिलेक्ट करनी है या क्या अपने पेशेंट के लिए सिलेक्ट करना है। सो दैट्स हाउ द होल फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग वर्क्स, and that is basically the whole area. So that includes obviously basic marketing principles apply होते हैं in terms of the fact कि आपकी product क्या है, आपको उसको किस तरह से डॉक्टर्स के सामने लेकर जाना है, उनको बताना है इसके यूजेस क्या हैं, किस किस्म के फ़ायदा पेशेंट को होगा। एट द सेम टाइम पेशेंट्स के लिए भी बहुत से दफ़ा पे हम डायरेक्ट उनको मार्केट कर रहे होते हैं कि इस Hmm. मेडिसिन की या इस दवा की आपके लिए क्या बेनिफिट है, या आपको इसकी ज़रूरत है, आपको इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या आप खुद सेल्फ मेडिकेट कर सकते हैं और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। सो दैट्स बेसिकली द होल आइडिया बिहाइंड pharmaceutical marketing. And again, it's not just related to the medicines that we take, it's basically related to the and every single thing that is used in the healthcare setting. So that's very interesting. Acha, so you basically have at least 8 years of experience, and you've Mm-hmm. been working with multiple MNCs, right? So Yeah. जब आप सुनते हैं ये term pharmaceutical marketing, it seems a bit contradictory. एक तरफ marketing आ जाती है जो कि बिल्कुल ही एक business subject है, and then Yeah. you have pharma, which is related to medical. So do you have to study both marketing and pharma? How does that work? So I'll just take you a one step back for this thing. After you graduate from pharmacy, you have a lot of different options. It's not necessary कि आप pharmaceutical marketing की तरफ ही जाएं, but as a pharmacist आपका जो 5 साल का पूरा डिग्री प्रोग्राम जो कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर है, बहुत से मुल्कों में 4 साल के अंदर का प्रोग्राम होता है। उसमें होता ये है कि आपको बहुत सारी फील्ड्स की नॉलेज दी जाती है फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब वो ये भी होती है कि एक हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल है, वो ये भी होती है कि एक रिटेल फार्मेसी के अंदर जैसे हम किसी भी फार्मेसी पे जाते हैं और दवा खरीदते हैं, वहाँ पर फार्मासिस्ट का क्या रोल है। उसमें ये भी होता है कि जो आपका एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है जहाँ पर ये दवाएं बन रही होती हैं, वहाँ पर फार्मासिस्ट का क्या रोल है। और एट द सेम टाइम उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर होने के बाद जो बहुत सारे स्टेप्स गुजरते हैं जब तक वो प्रोडक्ट एक्चुअली पेशेंट तक पहुंचती है, उस सब के अंदर भी फार्मासिस्ट का क्या रोल है। तो अगर आप देखें तो जिस तरह से डॉक्टर्स अपनी फील्ड्स को स्पेशलाइज करते हैं, फार्मासिस्ट भी इसी तरीके से अपनी फील्ड को स्पेशलाइज कर रहे होते हैं कि वो ग्रेजुएट होने के बाद हॉस्पिटल के अंदर भी काम कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो वो क्लिनिकल साइड पर भी जा सकते हैं जो कि रिसर्च से रिलेटेड आ जाता है। अगर वो चाहें तो वो रिटेल फार्मेसीज यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स के अंदर फार्मेसीज हैं या जनरल फार्मेसी चेन्स हैं मुल्क भर में कहीं पे भी या इंटरनेशनली भी फॉर दैट मैटर, वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम वो इंडस्ट्री के अंदर भी जा सकते हैं, जैसे जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और इवन लोकल कंपनीज जो कि फार्मास्यूटिकल्स के तौर पे दवाओं को या जनरली मेडिकल डिवाइसेस को या जनरली जितनी भी आपकी हेल्थ केयर सेटिंग से रिलेटेड मैन्युफैक्चर होने वाली चीज़ें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। उधर आप क्या क्या रोल्स कर सकते हैं, और उसी के अंदर जब आप ऐसी ऐसी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं
तो एक डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट का अगेन मोर और लेस वही काम होता है जो किसी भी और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है, लेकिन यहाँ पे फार्मासिस्ट होने से एडवांटेज ये होता है कि आप किसी की लाइफ के साथ वो मेडिसिन किसी की लाइफ बचा रही होगी, किसी की ज़िंदगी बचा रही होगी, तो उसके अंदर एक ऐसे बंदे का होना बहुत ज़रूरी है जिसको ये पता हो कि इस मेडिसिन के एक इंसान के पास जाने से किस किस्म के इफ़ेक्ट्स होंगे। Obviously, as a marketing graduate, yes, they will be knowing how to market that product. But as a pharmaceutical marketing expert, they would also know the science behind the whole product, which will make it Definitely. easier for them not just to understand the product, but also to actually advise on how this product should be exactly used. और ऑब्वियसली उससे रिलेटेड सारी टेक्निकलिटीज। और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको ये बताते हैं कि जी हमारी कंपनी की ये मेडिसिन अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, सो वो डॉक्टर्स बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत सारा रिसर्च और डेटा मांगते हैं। और इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आजकल कोविड के केस में एक बहुत ही कॉमन सी बात चल रही है कि जी इस कंपनी की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल डेटा बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छा मौजूद है, और इस कंपनी का नहीं है, तो हम किस चीज़ को ट्रस्ट करें। और ठीक है, डॉक्टर्स बेशक इस रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट आर द वन हु आर एक्चुअली गिविंग द नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ expertise to even the doctors and also to the general public. That's very interesting. So basically, pharmacists, they don't even just understand the product itself, but how to market it, right? Not only to doctors, but as well. And that includes marketing, also includes education about the product for that matter, from A to Z. Mhm. सही। अच्छा, Rija, tell us about yourself. आप हमेशा से इस फील्ड में जाना चाहती थी। What did you do when you were in OA levels, when you were doing matric? यूनिवर्सिटी में क्या सब्जेक्ट्स लिए आपने? स्पेशलाइजेशन किस तरह से की? Tell us about your background. So to be honest, I was a student who was always interested, like since a very young age, in science. और साइंस में अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं, so biology and chemistry used to be the most favorite subjects that I was always interested in. और जब मैं अपने सेकेंडरी लाइक हायर सेकेंडरी लेवल पर थी, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वांटेड टू wanted to select actually the subjects that would be the deciding factors for my graduation. At that point in time, I selected biology and chemistry as my main subjects. And when I reached the level of college, of course, आप जब इस तरह के subject select करते हो, so the whole path goes के everybody is expecting that oh this person is going to be a doctor. और फिर of course उसके अंदर बहुत सारे cases में ऐसा भी होता है कि आपके ऊपर कोई peer pressure होता है या किसी किस्म का आपको फैमिली प्रेशर होता है कि अगर आपने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करा तो बस अब आप डॉक्टर बनेंगे। एंड आई वॉज काइंड ऑफ लाइक इन द सेम, आई वुड से, डार्कनेस, बिकॉज उस टाइम पर मेरे पास ऐसे लोग नहीं थे या मेरे पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे जो मुझे गाइड कर सकें कि व्हाट इफ आई डोंट बिकम अ डॉक्टर। सो इट वाज लाइक अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी दैट आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली आई couldn't get into a medical school. And at that point in time, I found out कि फिर आपको ऐसी ऑप्शन बचता था कि अच्छा ठीक है अब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, एंड देन यू सी वेयर यू गेट योर नेम एंड व्हाट यू डू। और उस वक्त में मुझे फार्मेसी का बहुत कुछ पता नहीं था। आई वॉज थिंकिंग कि आई विल प्रोबेबली गो इन टू द केमिस्ट्री फील्ड बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और इसकी वजह से आपके लिए बहुत सारे होराइजन्स खुल जाएंगे एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू स्टडी केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट. But then I got an admission in pharmacy, the faculty, and turned out that at that point in time I talked to a lot of people in the university itself. और उस वक्त मुझे पता चला कि नहीं, फार्मेसी इज़ अ वेरी नॉट जस्ट एन इंटरेस्टिंग फील्ड टू स्टडी बट ऑल्सो अ वेरी ल्यूक्रेटिव फील्ड टू स्टडी, कि इसको पढ़ने के बाद आपके साथ सिर्फ ये नहीं होगा कि जी आप कहीं पे एज अ टीचर काम कर रहे होंगे या फिर आप बस अब आपने एक ग्रेजुएट डिग्री ले ली और बस दैट्स इट. इट्स एक्चुअली अ प्रोफेशनल डिग्री, यानी इसको पढ़ने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल्सो अब्रॉड एज वेल. And that's how it all worked out for me. And once I entered into the pharmacy school, I think I absolutely fell in love with it because of the fact that there was not even a single day where I was not excited about what I was studying.
In fact, I was really interested in whatever was happening, and being a pharmacy student was also very exciting to see कि किस लेवल पे दुनिया और कितनी फास्ट पेस तरीके से जो है वो मेडिसिन और साइंटिफिक फील्ड जो है वो एडवांस कर रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. Or before I graduated, actually, I think I was lucky enough to find teachers and my seniors in the university itself जिन्होंने मुझे ये गाइड किया कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि फार्मेसी स्कूल के बाद आपने करना क्या है, तो आप इंटर्नशिप्स करें. इंटर्नशिप्स आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो शायद पाकिस्तान के अंदर अब बहुत एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, पहले इतना ज़्यादा नहीं था और अब यूनिवर्सिटीज़ एक्टिवली इस पे काम कर रही हैं. उससे होता ये है कि आपको एक फ्लेवर मिलता है कि आप प्रोफेशनल लाइफ में जाके करेंगे क्या. सो बेसिकली जो कुछ हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, हम वो कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे होते प्रैक्टिकली. It's mostly bookish knowledge. Of course, it's applied, but it's applied in very different ways. And the way we carry ourselves in the university life, जिस तरह जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो हमारे टीचर्स के साथ इंटरेक्शंस हो, जब हम एक्चुअल इंडस्ट्री में जाते हैं, इट इज़ रियली डिफरेंट. सो इट्स एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर अस टू गो एंड सी व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्री. और उसकी वजह से एक और एडवांटेज ये भी होता है कि आपको क्योंकि एक प्रोफेशनल लाइफ का फ्लेवर मिल जाता है जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, तो फिर आप अपनी स्टडीज में भी और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि of course, हाँ ये सही. हमें किस किस तरह से हेल्प आउट करेगा आगे, या ये ओके ये हमने यहाँ पढ़ा है तो इट विल प्रोबेबली हेल्प अस आउट इन दिस फील्ड और इन दैट फील्ड, हमें इसकी नॉलेज आएगी या इस तरह से हेल्प होगी. और आप अपने टीचर्स के साथ भी ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं फिर इन टर्म्स ऑफ अ वेरी हेल्दी डिस्कशन अबाउट योर करियर्स. So I was lucky enough. I mean, within my university days, I was able to intern for companies like Merck and GSK, and I even interned at South City Hospital. Or the reason to do so much was basically आपके second year, third year से आप ये internships करना शुरू कर सकते हैं. उसका reason ये था कि मुझे ये देखना था कि अब मुझे pharmacist बनने के बाद करना क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उनको नहीं पता चल पाता है कि उनको करना क्या है. वो बेसिकली फिर एक और प्रोसेस शुरू होता है, जॉब हंटिंग का प्रोसेस, एंड देन द फर्स्ट थिंग दैट कम्स, पीपल यूजुअली जस्ट अप्लाई टू दैट एंड सी कि अच्छा ठीक है बस हमारी जॉब हो गई एंड दैट्स अबाउट इट. बट दैट्स नॉट व्हाट अ करियर इज सपोज टू बी. हैविंग अ जॉब एंड हैविंग अ करियर आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स दैट पीपल डोंट रियली टॉक अबाउट. अगर आपने जॉब करनी है तो आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना करियर बनाना है तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं कि आप उस करियर पाथ पे आ सकें, कि आप अपने आप को ग्रो करता हुआ देख सकें. You सो have to वंस be आई choosy, ग्रेजुएटेड, basically. एग्जैक्टली, एंड आई बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं काम करना. आई डोंट वांट टू गो इनटू द हॉस्पिटल सेटिंग, आई डोंट वांट टू गो इनटू द रिटेल सेटिंग. And if I have to go in the industrial setting, I want to work not in the manufacturing side, but I want to work in a place कि जहाँ पर मेरी commercial skills utilize हो सकें. और because I was very active in extracurricular activities, I knew one thing कि marketing or uh, talking to people was one of my favorite things, and talking about everything in life and how it was, and I used to be very active in all these things. तो मुझे ये पता था कि marketing would be a probable aspect. लेकिन इंडस्ट्री में जाने के बाद मार्केटिंग इतनी आसानी से हो भी नहीं पाती. you'd say कि it's an easy job, but it is a very tough job. क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में घुसते हो और आप ये सोचते हो, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने स्टार्ट अपना मार्केटिंग से लिया भी नहीं था. एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज मोर इनटू द रेगुलेटरी. That's how, like, the job I got and everything, but I was working with the people in marketing department, and I was very interested in what they were used to do. कि वो किस तरह से प्रोडक्ट्स के लिए पूरी डिटेल्ड कैंपेन्स बनती थी. वो कैंपेन्स टीवी पे भी जाती हैं एट टाइम्स, वो कैंपेन्स प्रिंट पे भी जाती हैं, वो कैंपेन्स डॉक्टर्स के पास भी जाती हैं. तो वो किस तरह से सारा काम होता था, उसके साथ साथ कितने लोग इन्वॉल्व होते थे, एंड देन आई गॉट टू हैव द होल फ्लेवर. So I worked there for like a year and a half, and then I moved to GSK where I worked, for the vaccines team in the vaccines department to see कि भाई वैक्सीन्स के अंदर आपको किस तरह मार्केट करना है. अब फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इज अ बिट ऑफ अ ट्रिकी थिंग टू डू बिकॉज यू हैव टू डू इट इन अ वेरी एथिकल वे. यानी हम ये नहीं कह सकते कि जी आपको ये मेडिसिन लेनी ही लेनी है. दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, बिकॉज
हम किसी को भी पुश नहीं कर सकते कोई मेडिसिन लेने के लिए, एंड दैट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। एज अ फार्मासिस्ट, जिस तरह से डॉक्टर्स एक हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, बेसिकली फार्मासिस्ट के लिए भी उसी तरह से एक ओथ है कि वट एवर वी डू या वट एवर वी प्रिस्क्राइब, it has to absolutely be for the benefit of the patient. तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में आने का अगेन ये मतलब ही नहीं होता कि जी आप कुछ भी पोस्ट करना शुरू कर दें। ऑफ कोर्स उसमें भी प्रोडक्ट होती है, उसके अंदर भी प्राइसिंग होती है, बट प्राइसिंग ये उस तरह नहीं होती जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स की होती है। अब प्राइसिंग की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर, इनफैक्ट हर मुल्क के अंदर, एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई होती है या एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है जो उन प्रोडक्ट्स को देखती है आपकी कंपनी की, उनको अप्रूव करती है और फिर आपको परमिशन देती है कि अब इस प्रोडक्ट को आप प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं या आप पेशेंट्स को दी जा सकती है ये मेडिसिन। और उस पूरे प्रोसेस के होने के लिए बहुत ज़्यादा क्लिनिकल डेटा और रिसर्च चाहिए होती है, जिसके साथ हमें ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट क्या वाकई बेनिफिशियल है भी या नहीं है। और टू बी वेरी फ्रैंक, दुनिया के अंदर 1970s में और 80s में अगर मेरे कोई ऐसे लोग जो इस वक्त सुन रहे हो जो प्रॉब्ली फार्मेसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उनको ये पता है कि दुनिया के अंदर ऐसे डिजास्टर्स सिचुएशंस भी हो चुकी हैं जहां पर कुछ ऐसी मेडिसिन पुश कर दी गई बिकॉज ऑफ whatever reason which was unethical, that resulted in some kind of deformities in babies because they were prescribed to people who, like, in a way that would have affected kids or that would have probably resulted in future diseases in some patients. So again, it's not just about pushing a product to anybody. It's a very ethical job where you have to decide कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही तरीके से बहुत ज़्यादा क्लिनिकल डेटा और क्लिनिकल रिसर्च के साथ बैकअप होना चाहिए। हमारे पास ऐसे एविडेंसेस होने चाहिए कि इसकी वजह से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और फिर कहीं जाके आता है लास्ट स्टेप कि जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है और इससे पेशेंट को ये फ़ायदा होगा। और अगर आप ये पेशेंट को देंगे तो आप भी, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो ये चेक करें कि क्या वाकई ये पेशेंट के लिए सूटेबल है या नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि डिफरेंट कंपनीज के पास एक ही प्रोडक्ट होती है बट कुछ डिफरेंसेस उन प्रोडक्ट्स में होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को वही प्रोडक्ट सूट करे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी एक कंपनी की प्रोडक्ट सूट करेगी और बाज़ औक़ात किसी दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट सूट करेगी। और अगेन इसमें प्राइसिंग और इस किस्म की भी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि बहुत सी कंपनीज, कुछ कंपनीज एक ही प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेच रही होती हैं बिकॉज इसमें कोई क्वालिटी की बात नहीं होती, इट्स जस्ट सम कमर्शियल एस्पेक्ट्स फॉर दैट पॉइंट। और कुछ कंपनी ज़्यादा प्राइस पे भेज रही होती हैं। तो अगेन ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन डॉक्टर का होता है, लेकिन दिस इज हाउ द होल फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एक्चुअली वर्क्स। सो इसमें एक चीज, एक तो मैंने ये नोटिस किया कि इट्स अ जॉब दैट कम्स विद अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? दूसरा ये है कि मेंशन दैट यू ऑलवेज वांट, ये मेरे लिए एक्चुअली एक नई चीज है। आई थॉट दैट यू हैड टू गो थ्रू MBBS टू बिकम अ फार्मासिस्ट। So what's the difference between the course content, the subjects, the entire experience when it comes to MBBS and the degree of pharmacy? ओके, सो बेसिक सेम है दोनों के लिए। अगर आप अपने कॉलेज लेवल पर हैं, OA लेवल्स में, या जो लोग इंटरमीडिएट कर रहे हैं, प्रॉबेबली उनको, जैसे इंटरमीडिएट करने वाले स्टूडेंट्स को प्री मेडिकल ही देना पड़ेगा। जो O और A लेवल्स कर रहे हैं उनको अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री यही लेना पड़ेगा, विच इज़ एग्जैक्टली द सेम एज वॉट दे डू फॉर MBBS डिग्री। जिस तरह से MBBS होने के लिए लोगों के एंट्री एग्जाम्स होते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें भी एंट्री एग्जाम्स देती हैं to get selected for their degree programs as a pharmacist. जब आप सिलेक्ट होकर यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो आपके फॉर द फर्स्ट 2 years बेसिक हमारा कोर्स करिकुलम इज एब्सोल्युटली द सेम, मोर और लेस। जो डॉक्टर्स पढ़ रहे होते हैं हम भी वही चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। जिस तरह से डॉक्टर्स डिफरेंट थेरेपी एरियाज के बारे में पढ़ रहे होते हैं या डिफरेंट बॉडी से रिलेटेड डिजीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं, हम भी वही पढ़ रहे होते हैं। स्पेशलाइज सब्जेक्ट शुरू होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में नहीं पढ़ते क्योंकि हमें किसी किस्म की सर्जरीज नहीं करनी होती। डॉक्टर्स जो हैं वो सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। हम जो हैं वो पढ़ रहे होते हैं कि डॉक्टर्स पढ़ रहे होते हैं कि एक बॉडी पार्ट के अंदर क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं और उनको किस तरह से ट्रीट करा जा सकता है, यानी किन किन मेडिसिन से ट्रीट करा जा सकता है।
एट द सेम टाइम फार्मासिस्ट ये पढ़ रहे होते हैं कि एक बॉडी पार्ट में कौन सी डिजीज हो सकती है, उनको किस तरह से ट्रीट करा जा सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट कौन सी ऐसी मेडिसिन है कि जो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेगी। ओके और अगर सॉल्व करेगी तो उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, कि किसी हम्म। किस्म का साइड इफेक्ट आएगा या फॉर एग्जाम्पल इन द लॉन्गर रन कोई इशू होगा। तो वो इस पार्ट पर आकर हम पूरा केमिकल मेकअप प्रोडक्ट का ज्यादा डिटेल पढ़ रहे होते हैं। डॉक्टर्स केमिकल मेकअप इतना नहीं पढ़ रहे होते हैं, वो थोड़ा क्लिनिकल साइड पर रहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का काइंड ऑफ आप कह सकते हैं एक मिक्स है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब आप एक डिग्री लेते हैं तो इसके अंदर ये जैसे बहुत सी ऐसे प्लांट्स के बारे में भी आप पढ़ते हैं, आप बहुत सी ऐसी केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि जिनके थ्रू सो बेसिकली एक मेडिसिन जो है वो बहुत तरीके से बनाई जा सकती है। एक तरीका तो सिंपल सिंपल ये है कि जी आप प्लांट से एक्सट्रैक्ट करें और उस मेडिसिन को बना दें, तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंथेटिक तरीके से यू मेक केमिकल्स इन द लेबोरेटरी एंड देन यू मेक द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड देन इट गोज ऑन द डिफरेंट ड्रग स्टेज। और बेसिकली इन सारे प्रोसेसेस के बारे में हम एज अ फार्मासिस्ट पढ़ रहे होते हैं। नॉट जस्ट दैट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बट हमारी भी लैब्स होती हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे मेडिकल डिग्रीज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की होती हैं। हमारी लैब्स, उनकी लैब्स में प्रॉब्ली ये होता है कि वो दे ओपन अप द बॉडी एंड दे सी डिफरेंट पार्ट्स। हमारे केस में ये होता है कि वी एक्चुअली प्रिपेयर द मेडिसिन एंड देन वी विटनेस के हमने किस तरह से बनाई और कैसे बनी। सो दैट गोज इन सिंपलेस्ट टर्म्स हाउ टैबलेट्स That's आर a मेड। huge. एग्जैक्टली, how to make tablets, how to make parenterals किस तरह से, फॉर एग्जांपल इंजेक्शंस वगैरह हैं वो किस तरह से बन रहे होते हैं। एट द सेम टाइम कोई जेल्स फॉर्मुलेशंस हैं, लोशंस हैं, वो सारी किस तरह से बन रहे होते हैं। सो इट गोज डाउन टू ऑल दोज थिंग्स बेसिकली। Apart from Yeah, apart and from those the are lab really experiments, expensive. Yeah, apart from the lab experiments, everything seems pretty much similar. इस yep. तरह से। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है। यूजली लोग जो है वो डॉक्टर्स इसलिए बनते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी होता है, you're good at it, but it's a very lucrative field, right? You earn a lot of money eventually. आप start off करते हैं, eventually there comes a point when you're earning a lot of money. तो what about a Mhm. pharmacist? जब हम एक pharmacist के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उस people की एक तस्वीर आ जाती है जो दुकान में खड़े होकर आपको कह रहा होता है कि ये दवाई अच्छी है, ये दवाई अच्छी है। तो what are the Right. prospects for someone who is That's going to this field? So basically that's true. I agree with you कि a lot of times जब बच्चे फार्मासिस्ट बनने का सोचते हैं या वो उनको कोई बताता है कि जी फार्मासिस्ट क्या चीज़ है, a lot of times, और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है जब मैंने लोगों को गाइड करा है कि जी आप फार्मासिस्ट बन के क्या क्या कर सकते हैं। तो उनका पहले होता है अच्छा, हमें तो ऐसा लगता था कि जी ये वो कंपाउंडर वाली जॉब होती है बेसिकली, कि जिसके अंदर आप बस ये बता रहे होते हैं कि ये मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये ले लें और ऐसे कर लो ऐसे कर लें। वेल दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। It's a very detailed thing. Or if you talk about how lucrative it is, so give you an example, पाकिस्तान के अंदर भी और बाकी पूरी दुनिया के अंदर भी pharmacists are one of the highest paying professions, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप गूगल करके देखें और आप देखें कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में टॉप पेइंग प्रोफेशंस क्या है, तो फार्मासिस्ट विल कम ऑन टॉप एट सम सर्टेन पॉइंट इन टाइम्स, इवन मोर देन डॉक्टर्स। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ऑफ कोर्स इट्स अ पैशनेट थिंग। आई एट वन पॉइंट इन टाइम इन माई लाइफ आई वॉज सुपर पैशनेट अबाउट बीइंग अ डॉक्टर, बट आई एम थैंकफुल दैट आई डिडंट बिकम, बिकॉज आई थिंक एट दैट पॉइंट मुझे लगता था वो मेरा ट्रू पैशन है, बट वो शायद नहीं था। और अब मेरा पैशन कंप्लीटली चेंज हो चुका है। और भाई शायद मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था कि यही यही सही फील्ड है। अगर हम पे स्किल्स के बारे में बात करें तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टार्टिंग अगर आप ग्रेजुएट करके निकलते हैं तो अगेन अब हम डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस दोनों को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट के तौर पे अगर आप एक ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो आपका पे स्केल वुड स्टार्ट समवेयर बिटवीन 15,000 20,000 से लेकर 25 तक भी जा सकता है, इवन हायर फॉर दैट मैटर। इट डिपेंड्स कि आप हॉस्पिटल साइड पर जा रहे हैं, आप रिटेल साइड जा रहे हैं या आप इंडस्ट्रियल साइड जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल साइड पे थोड़ा हाई पेइंग होता है कंपेयर टू हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल साइड। हाउएवर द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज
कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है दुनिया में उसका थोड़ा ऑपोजिट हो रहा है. सो इफ़ यू आर वर्किंग एज अ फार्मासिस्ट इन अ क्लिनिकल सेटिंग, यानी किसी हॉस्पिटल के अंदर या फिर इवन रिटेल के अंदर, अगर आप यूएस और कनाडा या यूरोप की एग्जांपल देख लें तो फार्मासिस्ट आर मोर हाईली पेड कंपेयर टू द फार्मासिस्ट जो कि इंडस्ट्रियल सेटिंग में काम कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग साइड पे या कमर्शियल साइड पे या फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग साइड पे. पाकिस्तान के अंदर आई वुड से कि इंडस्ट्रियल साइड पे थोड़ा ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है. इट्स मोर हाई पेइंग कंपेयर टू हॉस्पिटल्स एंड रिटेल फार्मेसीज. बट नेवरदलेस इट्स ऑब्वियसली अप टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल कि वो आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं. तो I mean, to sum it up, that yes, definitely it is super lucrative. आपको बहुत से टाइम्स पे एडवांटेज होता है कि आपको 9 to 5 काम करना है, आपको डॉक्टर्स की तरह से 36-48 आवर्स की शिफ्ट नहीं करनी. बट हाउएवर अगर आप हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं तो अगेन वहाँ पे उसी तरह का सिस्टम होता है कि आपको शिफ्ट्स में काम करना पड़ेगा. It's probably gonna be like 24-36 hours की probable shifts होती हैं, and the cycle is more or less the same. बट इट्स नॉट द सेम इन इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री में थोड़ा सा एक एडवांटेज होता है कि आपका टाइम शायद आपको ज़्यादा फ्री टाइम मिल सकता है इस केस में. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग दैट मिथ. आई थिंक काफी लोगों को यही मिसकंसेप्शन थी कि फार्मासिस्ट इज जस्ट बट इट्स वेरी डिफरेंट. अच्छा, there's a question. What skills do you think somebody should have if they want to go into this field? So if they want to go into the field exactly specifically of pharmaceutical marketing, I believe they should absolutely, first of all, जाहिर है उसको pharmacy basic knowledge होना बहुत important है in terms of medicines and drugs, the basic information. And then at the same time, they should have really good people skills. And I'm saying that because of the fact that if you're shy, you cannot survive in this field. You have to have the personality के जिसमें आप जाएं और जाके लोगों को इम्प्रेस कर सकें, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज सुपर टफ. आपको ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को डॉक्टर्स के साथ पास जाके बात करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा अक्सर लगता है कि जी डॉक्टर तो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल ही होगा. बट येस, ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू, बट एट द सेम टाइम हम उनको एक बहुत स्पेसिफिक किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट. तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इनसाइड आउट, और वो शायद हम ही प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दे नीड आवर हेल्प इन दैट मैटर. एंड देन द सेकेंड थिंग विच इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट there will be lots of times that you have to show a bit of perseverance. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप इस सिचुएशन में होते हैं एज अ फार्मासिस्ट और स्पेशली फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के अंदर, इट इज़ अ वेरी हाई पेस्ड फास्ट फॉरवर्ड मूविंग काइंड ऑफ अ फील्ड. सो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करते हुए चलना होता है. यू हैव टू बी सुपर एजाइल अबाउट द फैक्ट कि अगर मेरा कंपटीशन यहाँ से कंपटीशन एंटर हो गया और यहाँ से कंपटीशन एंटर हो गया, तो मुझे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को दोबारा रीथिंक करना है. एंड समटाइम्स दैट हैज़ टू हैपन विद इन अ डे और 2 days. सो यू हैव टू वर्क ऑन वेरी शॉर्ट टाइमलाइंस. तो अगर आपको शौक है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेने का और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करने का कि जो बहुत ही नई और क्रिएटिव हों, so I think this is something. And the third thing is, of course, the most important thing is that you have to be creative. You have to think outside the box कि आप कुछ ऐसा सोच सकें. बिकॉज आप जब मार्केटिंग की फील्ड में होते हो तो एक पेन को बेचने के बहुत सारे तरीके हैं, या एक बिस्किट या एनी टाइप ऑफ ब्रांड, यू कैन सेल इट इन अ लॉट ऑफ वेज. बट इफ यू आर इन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, ऑफ कोर्स वो जो एथिकल वाला फैक्टर आता है उसको सोचते हुए आपको बहुत स्मार्टली सोचना होता है कि आप क्या क्या अपनी प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप एथिकल बाउंड्रीज को भी बिल्कुल क्रॉस ना करें, और एट द सेम टाइम आपकी प्रोडक्ट ग्रो हो सके, आपका बिजनेस ग्रो हो सके. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू डेफिनेटली नीड इन योर पर्सनैलिटी अगर आप चाहते हैं कि आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में बहुत सक्सेसफुल हो सके. I agree. They are those skills that you will be needing. अच्छा, And हमारे that's पास एक most of the skills of them are needed also for marketing any product. Like creative हुए बगैर आप मेरे ख्याल से marketing में काम नहीं कर सकते, और at the same time agile हुए बगैर भी आप marketing में काम नहीं कर सकते. तो more or less वो skills वहीं से आ रही हैं. But हाँ, एक added factor जो ये पूरा scientific background का है वो शायद एक interesting factor add कर देता है.
उसको समझने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए एक Exactly. इंसान। Exactly. हमारे पास एक सवाल आया है हुज़ैफा कियानी की तरफ से। कैन समवन डू फार्मेसी डी आफ्टर प्री इंजीनियरिंग विद एडिशनल ज़ूलॉजी एंड बॉटनी? So I think this is something that in detail you can probably check with the universities. However, I have seen people who have done pre-engineering and then for some reason they decided to change and then they decided to change their field and go back into the subjects. But probably this is something के जो शायद university level के ऊपर ज़्यादा advise कर सकते हैं. More or less जितना मुझे information है बाहर कंट्रीज में यस इट्स डेफिनेटली पॉसिबल बिकॉज आपको थोड़े से एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ के यू कैन गेट अवे विद इट. बट पाकिस्तान के अंदर थोड़े से रूल्स स्ट्रिक्ट हैं यूनिवर्सिटीज के. सो फॉर दिस आई थिंक द अर्लियर पीपल कैन डिसाइड, you know, especially when they're class 7th 8th grade 8th 8th 9th, that's the best time to actually decide about it because once you get in that path then you know changing all this might become a little bit difficult. सही सही। अच्छा हमारे पास एक और सवाल है। So basically, you mentioned that um, careers are very different from jobs, right? So why would somebody take up a job when they should actually be focusing on their career? Sorry, can you repeat that again? You were basically talking about careers and jobs, right? So एक सवाल आया कि why should somebody pick up a job when they should actually be focusing on their career? ओके सो दिस कैन बी आंसर्ड इन टू वेज. जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो शायद आप उस वक्त जॉब ही कर रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई उस वक्त आपका फोकस होता है कि भाई हम इंडस्ट्री में किसी तरह से घुस जाएं. लेकिन जब आप इंडस्ट्री में घुस जाते हैं तो मैं इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह से दूंगी कि जैसे आप किसी भी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में जब आप एक बार घुस गए तो आप अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक अलग पूरी दुनिया होती है कि जिसमें आपकी पूरी सोशल स्किल्स, आपकी सारी की सारी आप कह लें कि आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके टीचर्स के साथ, सबके साथ एक इंटरेक्शन चल रही होती है. बिल्कुल ही ऐसा होता है कि जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो जब आप एक जॉब करने जाते हैं उस टाइम पे आप बहुत लोगों से मिलते हैं और वो लोग आपके लेवल के भी होते हैं जिन्होंने आपकी तरह ही नया ज्वाइन करा है कंपनी को और साथ साथ ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपके बॉसेस होते हैं या अक्रॉस टीम्स लोग काम कर रहे होते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आप अब क्या कर सकते हैं. तो फिर आप उसके लिए ये करेंगे कि अगर मुझे जैसे फॉर एग्जांपल टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैं एंटर हुई अपने करियर के अंदर तो मुझे मार्केटिंग में नहीं एंटर हुई, मैं एंटर हुई एक अलग डिपार्टमेंट के अंदर. बट मुझे वहां से ये पता चलना शुरू हुआ कि मार्केटिंग के लोग करते क्या है बिकॉज मेरे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जिसमें मुझे उन लोगों को असिस्ट करना था. जब मुझे वो फील्ड इंटरेस्टिंग लगी सो आई हैड टू सिट डाउन विद माई मैनेजर एंड द पीपल हु आर वर्किंग इन मार्केटिंग टू फाइंड आउट वेज हाउ आई कुड गेट देयर. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग कि करियर पाथ जो है वो मुझे ये चूज करना है अपने लिए. ऑब्वियसली वो ये एक ऐसी चीज नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगी, आपको इसमें शायद कुछ हफ्ते कुछ महीने हो सकता है साल तक भी लग जाए. लेकिन अगर आप एक बार इस बारे में सोच लेंगे तो आपको खुद ब खुद ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो ना सिर्फ आपको गाइड करने के लिए बैठे होंगे बल्कि वो आपको मेंटोर करना भी शुरू कर देंगे. एंड देन द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ टू डेवलप करियर्स इज लिंक्डइन. if you go on LinkedIn you will find everyone and I really advise probably ऐसे लोग जो अभी recently graduate करा या उन्होंने graduate नहीं भी करा they should actually become very active on LinkedIn because LinkedIn एक ऐसा फोरम है कि जिसके ऊपर आपको हर प्रोफेशन से लेकर हर प्रोफेशन के लोग मिलेंगे वो क्या कुछ कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर. तो अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपका ये इंटरेस्ट है कि जी मुझे आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद मुझे पाकिस्तान में जॉब नहीं करनी, मुझे यूके जाके जॉब करनी है, तो आप उस पर जाएं और आप लोगों को सर्च करें कि आप यूके के अंदर लोग फार्मास्यूटिकल फील्ड में क्या काम कर रहे हैं और कौन लोग हैं एंड देन ट्राई टू गेट इन टच विद देम. यू कैन जस्ट मैसेज देम. इट्स एग्जैक्टली लाइक फेसबुक. हम जिस तरह से लोगों को ऐड करके उनसे बात कर सकते हैं. मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स लिंक्डइन में लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं और आपको वो हेल्प डेफिनेट करेंगे एंड दैट्स हाउ यू आर गोना सेट द होल करियर पाथ. साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जिस कंपनी को आपने ज्वाइन कर लिया है जॉब करने के लिए आप उस कंपनी में एचआर से बात करें कि हम अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं या हमारा हम ये करियर पाथ चूज करना चाहते हैं. तो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी निकले हमारी ही कंपनी में कि जिसको हम फिल कर सकें अपने स्किल सेट के साथ इंस्टेड ऑफ एनी एक्सटर्नल हायरिंग सो वी वुड probably go for something like this and that's how your job starts becoming a career
and then once you go on that path you will find so many people who are like minded कि उसके बाद आप बहुत सारे लोगों के साथ collaborate करना शुरू कर देते हैं, and then it becomes like really easy over a period of time. फिर उस मामले उस करियर पे जाने के बाद आप उस करियर के एक्सपर्ट बन जाते हैं basically, and that's नहीं, how एक्सप्लोर it all works. करना चाहिए। Yeah. एक्सप्लोर करना चाहिए, उससे से आपको समझ आती है कि आपको किस फील्ड में इवेंचुअली जाना चाहिए। अच्छा, विजय, सो यू वर्क विद अ नंबर ऑफ कंपनीज, राइट? तो अभी आप किस कंपनी के साथ काम कर रही हैं, एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर टिपिकल डे एट वर्क? Okay, so right now I am working with a company which is called as 3C Gulf, and it's very interesting. It's more or less a startup, or what I'm taking care of is the marketing and business development. So my typical day means that I am gonna work with a. I'm not just working with basically one company in this role. It's like I'm working for 3 or 4 companies at the same time. और उन कंपनीज का एम ये है कि वो अपना बेसिकली उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं या उनके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने लॉन्च करी हुई हैं यूरोप में, यूएस में, कनाडा में, लेकिन वो चाहते हैं उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका मार्केट्स में. सो आई हैव बीन वर्किंग इन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका मार्केट्स फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट 4 and 5 years नाउ, एंड देन ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज डेफिनेटली माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. So I am helping those people launch these products, these amazing products जो शायद इस part of the world में है ही नहीं. And those amazing products include from products जो इस किस्म के products के जो dermatology से related हैं, चाहे वो ophthalmology से related हैं, and so much so कि इस वक्त there is some projects that are also related to robotics. I mean, pharmaceutical industry has advanced so much कि इसके अंदर भी आपका पूरा the whole artificial intelligence और robotics का concept आ गया है, and now companies are focusing on actually incorporating them in hospital settings, and it's absolutely a new arena, and I'm trying to help these people to focus and launch their business in the Middle East, North Africa and Pakistan region, because usually इस region में products सबसे end में होती हैं. ज़्यादातर innovation यूरोप, यूएस, कनाडा उस लेवल पर हो रही होती है, and that's how I usually like I'm helping them out to map their products in this part of the world. So that's how usually my day goes. It sounds pretty interesting. Acha, we have another question. Eamon Balalka, could you please name a few universities in Pakistan that offer Pharm D, and what is the general admission criteria? Okay, so for Karachi, for that matter, I know definitely a lot of universities. The biggest one is Karachi University, and they have an entire faculty of pharmacy. I think it's like probably really old, probably 30-40 years old. So it's one of the most prestigious faculties or the pharmacy schools in the world in Pakistan, and it's very like usually very recognized internationally as well. Other than that, I know that there is Bahria University, Ziauddin, that's also offering. And then if we go towards the side of there's Dow University offering as well. There's Federal Urdu University that's offering as well pharmacy courses. अगर हम लाहौर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी के पास ये प्रोग्राम्स हैं. And then of course provincial levels पे I think I'm not so sure कि कौन से हैं in terms of the northern side of Pakistan, but I think अगर आप usually universities के prospectus उठाएं, more or less हर बड़ी university पाकिस्तान के अंदर pharmacy का course offer कर रही है, और usually ये 5 साल का program होता है पाकिस्तान के अंदर. तो बेसिकली इस तरह से MBBS 5 साल का प्रोग्राम है, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी एक 5 साल का प्रोग्राम है. द ओनली थिंग दैट्स डिफरेंट इज के मेडिकल स्कूल में आपको उसके बाद स्पेशलाइजेशन करने के लिए यू आर काइंड ऑफ लाइक गिविंग एग्जाम्स. फार्मेसी के लिए आपको स्पेशलाइजेशन के कोई एग्जाम्स नहीं देने पड़ते, एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर. हाँ, बाहर मुल्कों में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो हर मुल्क का अपना एक एग्जाम होता है, वो आपको ज़रूर देना होता है बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, एंड ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी टफ एग्जाम. बट पाकिस्तान के अंदर एक ये एडवांटेज है कि जी आपको ग्रेजुएट करने के बाद कोई स्पेशलाइजेशन का एग्जाम नहीं देना. वंस यू आर डन, उसके बाद अगर आप चाहें तो अपना मास्टर्स और इवन PhD भी परसू कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल फील्ड के अंदर. ठीक है. अच्छा, so for somebody who wants to go into this field, how do you think they should prepare? For example, अगर कोई बच्चा है, मतलब अभी वो pre-medical, they've developed an interest for going into this field. So as a young, how can they prepare? What type of videos should they watch? What type of resources should they read?
In terms of this, I think what they should be doing right now is the fact कि पहली चीज़ तो जो मैंने बोली कि उनको अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो मोस्टली मेडिकल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे कि क्लास ग्रेड 8 की लेवल पर या क्लास 8 की लेवल पर, चाहे वो ओ ए लेवल्स हो चाहे वो इंटरमीडिएट की लेवल हो, उनको ये करना होगा कि अपनी सब्जेक्ट्स को ऐसे सिलेक्ट करें. एंड आई थिंक मोस्टली टीचर्स इन ऑल द स्कूल्स आर यूजुअली गाइडिंग किड्स कि मेडिकल फील्ड की तरह अगर आपको जाना है या मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशंस को अगर आपने सिलेक्ट करना है तो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री. और बायोलॉजी के अंदर अगर बहुत स्पेसिफिक आ जाते हैं आप तो यू नो इट्स बॉटनी एंड zoology which comes under pre-medical and of course in the A levels exams as well. That's the first thing that they should be doing. At the same time what they should be doing is अगर आप ऑनलाइन जाकर देखते हैं या आप चाहते हैं डिटेल्स पढ़ना तो इस केस में प्रॉबेबली आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होते हैं. अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं तो उनके पास एक पूरा प्रोस्पेक्टस होता है. प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जिसके अंदर उस यूनिवर्सिटी के सारे प्रोग्राम्स या सारे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो भी ऑफर हो रहे हैं वो सब अवेलेबल होंगे. और उसके अंदर आपको अपना फार्मेसी की फील्ड को सिलेक्ट करके अगर आप देखेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होंगे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में घुसने के बाद आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स अभी भी वही रहते हैं, विच इज़ मोर और लेस बायोलॉजी, बट इट बिकम्स मोर टेक्निकल, and chemistry, but of course it becomes more technical at the same time. But you know it's again a choice कि आप किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं. अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे सो ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपको अगेन यही वाले कोर्सेज चाहिए होते हैं और you have to score a particular percentage to get into these schools. And like I said कि पाकिस्तान के अंदर usually entrance exams होते हैं, बाहर कंट्रीज के अंदर एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होते, बट यू हैव टू रियली मेक योर केस ऑन व्हाई यू वांट टू स्टडी pharmacy as a subject. So you probably will have to write like a letter of interest that why you are interested in this program या what really moved you. तो आपके पास एक ऐसी स्टोरी या एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी ज़रूर होनी चाहिए जो आप उन यूनिवर्सिटीज़ को कन्विंस करने के लिए बता सकें कि इस वजह से हम फार्मेसी पढ़ना चाहते हैं और हमारे ग्रेड्स ऐसे ऐसे इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा बेटर हैं compared to probably other subjects. And that's how you can end up in the field. सही है, सही है. I'm pretty sure एमन को काफी अच्छी गाइडेंस मिल गई होगी. We have another question. Lareeb, go ahead. Is there any scope of Pharm D in South Punjab? Okay, it's a very interesting question to be honest. पाकिस्तान के अंदर I would say almost हर एरिया के अंदर स्कोप है. उसका रीज़न ये है कि अगर आप फार्मेसी ग्रेजुएट हैं तो हर एरिया के अंदर हॉस्पिटल्स हैं. ऑलमोस्ट हर एरिया के अंदर जो है वो आप समझें कि रिटेल फार्मेसीज हैं. तो हॉस्पिटल और रिटेल फार्मेसीज का तो करियर प्रॉबेबली सेट हो गया इस तरह से. लेकिन अगर आप बात करते हैं इंडस्ट्रियल साइड की तो उसके अंदर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पिन है. वो ये है कि ऑल्दो मल्टीनेशनल कंपनीज ज़्यादातर आज से 3-4 साल पहले तक कराची में मौजूद थी, but now they have started expanding their offices in Lahore or Punjab side, for example, or you know Islamabad, or even for that matter in you know the northern provinces and Balochistan. एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग होती है जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के साथ साथ चलती है वो होता है सेल्स डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स. वो डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट हर मुल्क के अंदर मौजूद है बिकॉज इवन दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर सिर्फ कराची में हो रही है, उस प्रोडक्ट को पहुंचना हर शहर और हर गांव के अंदर है. तो क्योंकि उस प्रोडक्ट को हर शहर और हर गांव के अंदर पहुंचना है उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन डेफिनेट उस शहर में होना चाहिए. अगर उस शहर में नहीं है तो एटलीस्ट ऐसे शहर में ज़रूर होना चाहिए जो 2 या 3 या 4 एटलीस्ट शहरों को या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइन करके हैंडल कर सके. So if you ask my question, then of course this is how you know the scope develops. Or at the end, अगर आप उसी like if you always want to stay in that particular city, of course you can do this. But at the same time, अगर आपको लगता है कि आप career progression के लिए maybe head offices की तरफ move करना चाहते हैं, तो again लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, major cities के अंदर सबके mostly अच्छे बड़े offices या head offices की तरह से या headquarters की तरह से हर इंडस्ट्री के ही मोर और लेस मौजूद हैं, हर कंपनी के. सही है, सही है. अच्छा, हमारे पास एक और क्वेश्चन है अलीशा का. Could you recommend some internships for someone who is interested
in this field, which internships did you do? Okay, for internships, I would give you a very interesting idea कि आप usually जब अपने pharmacy school start कर दिया है या Mhm. आप sometimes you know there are also like for example I have had experiences कि जहाँ पे I have worked with kids who are probably from A levels जो अपनी summer vacations के अंदर एक या दो हफ्ते के लिए just to get an industry experience to see what they can do in the industry उन्होंने मेरे साथ काम करा इसके लिए एक बहुत easy तरीका है वो ये कि आप पहले इंटरनेट पे गूगल सर्च पे डालो कि आपके शहर के अंदर कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऑफिस मौजूद हैं okay, it's really easy to find out from Google. Once you find out their addresses, you just find out simple email addresses. Usually हर कंपनी का एक email address होता है उसको आप एक email लिखें और उनको बोलें कि जी आप यहाँ पर एज एन इंटर्न काम करने में इंटरेस्टेड हैं अच्छा इंटर्न्स के लिए ये ऑप्शन नहीं होती शायद कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे जब एज आप एन इंटर्न जाते हो तो बेसिकली आप मोर और लेस रोटेशन पे होते हो आप मार्केटिंग में भी काम करते हो आप क्वालिटी में भी करते हो आप सप्लाई चेन में भी करते हो आप रिसर्च में भी करते हो आप कमर्शियल साइड पर भी जाते हो आप बहुत डिफरेंट मेडिकल डिपार्टमेंट भी होता है आप उधर भी जाते हो आप हर डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली रोटेशन कर रहे होते हो ओके सो व्हाट हैपेंस इज कि आप जब इंटर्नशिप करोगे तो आपको हर डिपार्टमेंट का फ्लेवर मिलेगा एंड दैट्स व्हाट्स गोना हेल्प यू डिसाइड कि मुझे अगर इस कंपनी के अंदर काम करना है तो मुझे इस कंपनी के किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करना चाहिए बिकॉज जब जॉब्स निकलती हैं तो वो हर डिपार्टमेंट की निकल रही होती हैं और फार्मासिस्ट एट टाइम्स मोर और लेस बहुत सारी चीज़ों के लिए एक तरह से देखा जाए तो एलिजिबल भी होते हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो यही होता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था जैसे जब मैंने जीएसके में फॉर एग्जाम्पल इंटर्नशिप करी थी so it's not that I worked in marketing only over there. I worked in all the departments basically. So if it was like a 4 weeks or a 6 weeks internship, I used to work every 2 to 3 days with one department to get an idea or a flavor of what was actually happening. And the same goes with any other internship. Usually अगर आप हॉस्पिटल के अंदर इंटर्नशिप करते हो तो ऑफ कोर्स उनकी भी एक फार्मेसी नहीं होती उनकी 2 या 3 फार्मेसीज होती हैं एक उनकी फार्मेसी होती है जो सिर्फ आउट पेशेंट्स को डील कर रही होती है या जो पेशेंट्स वहाँ पे मेडिसिन देने होते हैं हर हॉस्पिटल की एक फार्मेसी उनके ऑपरेशन थिएटर्स के साथ भी अटैच्ड होती है जहाँ पर आप जाके उनके साथ भी काम करते हो सो अगेन ये वही वाली बात है कि आप एक लिस्ट निकालो कि आपको किस तरह से इंटर्नशिप्स करनी है एंड ऑल्सो देर इज वन मोर आइडिया that universities also do certain recruitment sessions. So if you get in touch with the teachers in your university, a lot of times, a lot of companies go to universities. Like I have a lot of friends, for example, and that's how they hire interns. कि वो लोग universities जाते हैं, वहाँ पे उनका एक mentoring session करते हैं university level पे, और फिर वो पूछते हैं कि भाई आप में से कौन कौन लोग interested हैं. तो बहुत सारे obviously लोग interested होते हैं, and that's again a tough एरिया टू प्ले कि आप अपने आप को किस तरह मार्केट करते हो जब उनके इंटरव्यूज होते हैं इंटरव्यूज होने के बाद कुछ लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं शॉर्टलिस्ट होने के बाद अगेन यू नो they are hired as interns to go and see and experience what's happening. Other than internship, there's also one more thing that you guys can do who are like, who have already entered into this field. या for example, ऐसे लोग जो अपने colleges में हैं या A levels में हैं वो अपने टीचर से बात करके ये जरूर देख सकते हैं कि हम इस कंपनी के अंदर जाके एक फील्ड ट्रिप करना चाहते हैं सो इट वुड काइंड ऑफ गिव यू अ टिपिकल आइडिया ऑफ व्हाट हैपेंस ऑन एन एवरेज डे इन दैट कंपनी लोग क्या कर रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन उस कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या हैं वो कंपनी करती क्या है वो कंपनी कितनी बड़ी है तो इस तरह के आइडियाज आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू. And last but not the least, LinkedIn is your best friend. If you want to find an opportunity and if you want to stand out, you should definitely go on LinkedIn, add on people, like you just write कि आपको किस किस्म के profession, like professionally किस department के अंदर आपको interest है and you just write that. There's lots of ways you can take out people who would be very interesting. So there are like 3-4 ways that you guys can try to see कि जिस तरह से आप लोग internships में देख सकते हैं. So we have one last question from Nida. How do you think universities can counsel young grads, uni here in Pakistan versus universities abroad? Okay, so this is again a very interesting question.
यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो एडवांटेज ये है कि आपके जो यूजुअली पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आके ड्राइव्स करती हैं और वो लोगों को हायर करती हैं। Usually teachers भी कर रहे होते हैं. However, there is still a lot of lacking. Okay, and that is why I think sessions like this, or people like Merafuture.pk can come into play, कि जो लोगों को गाइड कर सकें कि किस तरह से आपने यंग ग्रेड्स को काउंसिल करना है. बिकॉज वॉट हैपन्स विद यंग ग्रेजुएट्स इज कि वही वाली बात कि जी हमारा एडमिशन हो गया, अब बस हमारा एडमिशन हो गया, अब बस हमें डिग्री पूरी करनी है. तो द एम शुड नॉट बी कि हमें डिग्री पूरी करनी है. द एम शुड बी कि भाई हमें डिग्री तो पूरी कर ली, लेकिन अब उस डिग्री को पूरा करने के लिए हम अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज करें. डिग्री से पैसे कैसे कमाए जाए. Basically, that's at the end of the day, that's the most important thing that has to be done. So वो चीज़ जो है उसके लिए वही वाली बात आती है कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ये ज़रूर बोल सकते हैं कि आप ऐसे लोगों को लेकर आइए कि जो आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे सकें ऑफ अ टिपिकल डे दैट दे गो थ्रू on what they do. And the more sessions like this happen with industry mentors, और अगर हम pharmaceutical industry की बात करें, for example, I'll give you an example. When I was a graduate student, I used to attend lots of such sessions. Like any opportunity that I would see कि ऐसे कोई sessions organize हो रहे हैं, और उस time पे ऐसी चीजें होती भी थी. Lots of universities organize career fairs kind of things. Unfortunately, public sector universities में ये चीजें थोड़ी कम होती हैं, private sector universities में ज़्यादा होती हैं. But I would say कि होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बाहर किसी यूनिवर्सिटी में काम पढ़ रहे हैं तो देन इट काइंड ऑफ बिकम्स अ लिटिल बिट easier for you. The reason for that is that every student over there usually has a career counselor attached. Okay, and there is like a group of students who have maybe one career counselor, and you can always go to that career counselor to talk about what's happening, not just in your studies but also sometimes in your personal life, which is a bit of lacking in Pakistan for that matter, again as a disadvantage. But nevertheless, this area can easily be filled by having industry mentor sessions like this and kids attending mentor sessions like this to give them a flavor. But of course, bahar agar aap universities mein padh rahe hain, so it kind of becomes very easy for you to see what opportunities are there. Agree. Acha, Rija, we're almost off on time. I had a very good session with you. I personally had many misconceptions with regards to this, and the session was very beneficial, especially for me, and I'm pretty sure. So we're going to be ending the session, and before I do that, I just want to let the audience know that Rija is one of our industry mentors, and she is available on the panel with us. So if you want to have a one-to-one session with her, you can always let us know through our social media pages. And other than that, I would like to remind the audience that Merafuture is a career counseling company in Pakistan, and we have a number of services that include aptitude testing. So if you're confused about your degree, if you're take out some time and visit our website. Thank you so much, Rija. Very Thank you nice very much. session. The pleasure is all mine. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.